हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैसेजेज मुझे मिले हैं। तो मतलब काफ़ी बच्चों का ये था कि मैम DSSB पार्ट 2 पर वीडियो बनाइए कि पार्ट 2 हम कैसे कवर करें, क्योंकि हम सबको पता है कि पार्ट 2 यानी कि साइकोलॉजी जो है इसमें पूरा 100 मार्क्स का आता है। देखिए DSSB PRT का पेपर आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स का पेपर जो है वो जनरल होगा। जनरल का मतलब है उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड वन मोर सब्जेक्ट, जीके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके। इनके 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक जनरल पार्ट है, इसकी बात हम आज नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सेकंड जो पार्ट है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप साइकोलॉजी मान सकते हैं उसको। वैसे जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं आपको आज बताऊंगी, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो पूरी 100 मार्क्स की है। अब इस साइकोलॉजी के अंदर केवल साइकोलॉजी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो हमें 100 मार्क्स में से एटलीस्ट मैं कहूंगी एटलीस्ट आप लोगों को जो है 70 प्लस का टारगेट बनाना है अपनी तरफ से। अगर आप बहुत और भी ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो वैसे तो मैं कहती हूँ कि आप 100 का टारगेट बनाइए, ठीक है। टारगेट 100 का बनाएंगे तब जाकर आप 70 to 80 स्कोर कर पाएंगे इस सेकेंड पार्ट में। और गाइज, मेरे जो DSSB DOE PRT में मार्क्स थे वो थे 132 पॉइंट समथिंग थे। तो वो जो है उसमें मेरा जो दोनों का बैलेंस था वो बहुत ही बराबर था। 60 प्लस दोनों पार्ट में थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी। लेकिन क्योंकि पार्ट 2 जो है इसमें 100 मार्क्स का, बहुत इजीली आप उसमें 70 to 80 ला सकते हैं अगर आप सीरियसली पढ़ाई करें तो, क्योंकि इसमें ना मैथ्स है ना इसमें रीजनिंग है, तो आपको टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे DSSB PRT पार्ट 2 का। और इसमें देखो, वैसे तो DSSB की साइट पर कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है, ओनली साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब पढ़ना है। लेकिन जितना एनालिसिस मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर्स का किया है, अपनी तैयारी में भी किया था, साथ ही साथ जितना मैंने देखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आज एक सिलेबस बताऊंगी जो आपको कवर करना ही करना है अगर आपको DSSB PRT पार्ट 2 में अच्छा स्कोर करना है। तो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आज की वीडियो का। वो इसलिए दे रही हूँ कि कुछ लोग जो है एंड तक नहीं देखते, फिर कहते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये भी बता दो, वो भी बता दो, ये भी बता दो। तो देखो क्या क्या है, ओवरव्यू दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। पार्ट 2 के हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मेन चीजें आती हैं। उसके बाद हम डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, जो मैंने आपके लिए टाइप किया है यहाँ पर। ये मैंने अपनी तरफ से पूरा सर्च करके टाइप किया है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, ये सिलेबस जो है ये मैंने कहीं से लिया है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आपको भी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप इस पूरे सिलेबस को समझ पाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको DSSB पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने की बात है अभी फिलहाल, पहले पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व भी करनी है। खैर वो मैं आपको कराऊंगी, सभी को कराऊंगी। और मैं थियोरी क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगी आपको जो CD की हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी तरफ से जितनी बेस्ट हेल्प आप लोगों की कर पाऊँ वो करूँ, ठीक है। देखो पार्ट 2 में जो है, सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। इस साइकोलॉजी का जो एरिया है बहुत वास्ट है। इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा आ जाता है, जिस पर आपको फोकस करना है। हमें यहाँ पर MA साइकोलॉजी नहीं करनी है, हमें यहाँ पर साइकोलॉजी में कुछ बड़ी PhD नहीं करनी है, इसलिए हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन जो चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे, वो सब हमें इसके अंदर कवर करनी है। फिर पेडागोजी का सेक्शन आता है, यानी कि जिसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो समझ लें इसको, शिक्षा शास्त्र का मतलब है कि पढ़ाने की विधि क्या होती है, आप किस तरह से क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, अपने पढ़ाने के तरीके को, आपका जो टीचिंग लर्निंग मेथड है वो आप किस तरह से यूज करेंगे। ये सभी आपका पेडागोजी का पार्ट बनाता है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमें इंडिया में टीचिंग करनी है, इसलिए हमें इंडिया से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो भी नई नई डेवलपमेंट्स होती हैं एजुकेशन में, उन सब पर ध्यान रखना है। एजुकेशनल रिसर्च को हमें इस पे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि DSSB का जो बोर्ड है ना, मैं आपको कहूंगी कि अब जो पिछले साल के 2 पेपर हुए, जैसे कि 2000 जो मैंने दिया था 2018 वाला, उसके बाद 2019 में एक और पेपर हुआ था जिसमें कुछ कम वैकेंसीज थी, 500-600 के अराउंड। उसका अगर पेपर आप देखेंगे और हमारे वाला जो ऑनलाइन पेपर देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, मेरिट वगैरह के ऊपर, ठीक है। उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे। तो DSSB ऐसा बोर्ड है जिसका ना कोई सेट पैटर्न है, वो कहीं से कुछ भी दे सकता है।
इवन एक एग्जाम तो ऐसा हुआ था 2014 का जिसमें कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस था, उसमें 60 प्लस भी बड़ी मुश्किल से स्कोर किया था बच्चों ने। तो डीएसएसबी का कुछ भी भरोसा नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सिलेबस दूंगी जिसको आप कवर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 100 प्लस कर सकते हैं स्कोर इसमें, ठीक है। सॉरी 100 में जो है आप 70 to 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, ये आप लोगों को हेल्प करेंगे आपका सिलेबस कवर करने में। सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि ये साइकोलॉजी वर्ड जो है कहाँ से आया है, क्या क्या इसमें चीज़ें हुई हैं, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। उसके बाद हम अगर साइकोलॉजी के अंदर ही अगर हम जाएँ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसमें भी कुछ अलग टॉपिक्स निकल कर आ जाते हैं। हमें अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हुए में हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इश्यूज कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है इसमें आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाला पोर्शन भी आ जाता है, इसके अंदर आपकी अटैचमेंट थ्योरी भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद अगर देखो ये मैंने मोटा मोटा आपके लिए बताया है, अब डिटेल में जाने के लिए हमें एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, मैं सारा यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ। थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अब चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी थियरीज हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव कौन कौन से की बात कर रही हूँ, जैसे बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर पेवलोव आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्किनर आ गया, थोंडाई हालांकि बिहेवियरिस्ट नहीं थे, थोड़ा सा डिफरेंट थे, लेकिन इनको भी हम मान सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो इसमें आपका वाइगोत्स्की आ गया, इसमें आपका पियाजे आ गया, ठीक है। तो ये अप्रोचेज हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एरिक्सन की और फ्राइड की थ्योरी जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। उसके बाद ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग है, बेंडुरा का सोशल लर्निंग सिद्धांत है। इसके बाद मैस्लो की थ्योरी है, आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, उसमें कार्ल रोजर्स की थ्योरी है। उसके बाद कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है, कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है। तो ये इतनी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बीएसएसबी में पूछी जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जाती है, ये मैं कोई हवा में ऐसे बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको प्रॉपर अपनी एक रिसर्च, अपनी पढ़ाई के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ कि आप डीएसएसबी में जितना चाहे कवर करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है इसका। उसके बाद लर्निंग की बात करेंगे। लर्निंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, लर्निंग को लेकर अप्रोचेस कौन कौन सी है, लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होती है क्या नहीं होती है, ये भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। फिर लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी है, जैसे आपके पेवलोव की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है। उसके बाद इसमें लर्निंग के जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा। लर्निंग अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करें तो मोटिवेशन है। मोटिवेशन में आपका बेसिकली आपका इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि बिहेवियरिस्ट ने भी बात की ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, अप्लाइड बिहेवियर साइंस की बात करते हैं, वो सब यहाँ पर आता है। फिर मोटिवेशन की अपनी कुछ थ्योरी है, जैसे अगर आप मैस्लो की थ्योरी बात करेंगे, मैस्लो की थ्योरी की बात करते हैं तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इनकी, यानी कि मानवतावादी अप्रोच है, लेकिन ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है। उसके बाद पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें जो सेल्फ वाला हिस्सा आता है, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम और बच्चे का सेल्फ किस तरह से डेवलप करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे कि आपने ये फ्राइड, एरिक्सन को तो पढ़ा ही है, इसके अलावा कुछ और एक आधी चीजें हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। उसके बाद नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का मतलब क्या होता है, नॉलेज का इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉलेज के अंदर हालांकि फिलोसफीज भी नॉलेज के अंदर ही आ जाती हैं, लेकिन फिर उसका एक अलग कंसेप्ट हम देख सकते हैं। वैसे तो नॉलेज इन करिकुलम करके पूरा हो सकता है, टीचिंग मेथड्स भी होते हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, और फिलोसफी बेसिकली नॉलेज का ही पार्ट होती है, पर मैंने उसको अलग से भी लिखा है ताकि आपको याद रहे कि वो भी आपको पढ़नी है। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, जो आजकल के नए एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं वो सब इसका पार्ट होते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मैंने अलग से लिखी है क्योंकि ये पूछी जाती है। फिर गैगने का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको डिटेल में कवर करना है।
उसके बाद हम बात करेंगे करिकुलम एंड सिलेबस की। क्या करिकुलम होता है, करिकुलम डिजाइन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं जो करिकुलम को डिजाइन करती हैं, वो सब आपको पढ़ना है। सिलेबस क्या होता है, इसी का पार्ट है कि नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों के अंदर केवल करिकुलम और सिलेबस ही नहीं है, बल्कि इन दोनों के अंदर जो टेक्स्ट बुक है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। ये मत सोचना कि सिर्फ करिकुलम देख लिया तो बस करिकुलम क्या है, करिकुलम की अप्रोचेस क्या है, खत्म काम। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें डिटेल में है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तो मैंने अपने आप से लिखा है, बाकी आगे जो मैंने एक सिलेबस निकाला है कहीं का, वो बहुत ही हद तक डीएसएसबी के सिलेबस को मैच करता है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जेंडर के जितने भी इश्यूज हैं वो इसमें कवर करने हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, बेसिकली स्पेशल एजुकेशन जो है वो आपको कवर करनी है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और जेंडर जो है वो भी आता है। उसके बाद असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो इन टर्म्स से आप काफी वाकिफ होंगे। जो भी आपके असेसमेंट के टूल्स होते हैं, असेसमेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिफरेंस क्या होता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, इनमें कौन कौन सी अप्रोचेस जो है वो बहुत हावी होती हैं, उनको देखना है। उसके बाद बात करते हैं थिंकिंग की एंड मेमोरी की। थिंकिंग प्रोसेस बच्चे के बारे में है, ये बच्चा किस तरह से थिंकिंग करता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से डील करता है। उसके बाद मेमोरी के अंदर हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं उस थ्योरी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, उसके अंदर मेमोरी, फॉरगेटिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सब आपका इसके अंदर आएगा। तो मेमोरी से रिलेटेड भी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड थॉट की। तो देखिए लैंग्वेज एंड थॉट में एक तो आ जाता है आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कि लैंग्वेज थ्योरीज कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में वाइगोत्स्की के विचार क्या हैं, पियाजे के विचार क्या हैं, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें बेसिकली आपका LSRW जो होता है ना, ये कैसे डेवलप होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चे लैंग्वेज स्किल्स को किस तरह से डेवलप करते हैं, इमर्जेंट लिटरेसी क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग, ये सारे कंसेप्ट जो हैं इसके अंदर आते हैं। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये आपका टीचिंग हमने अलग पढ़ लिया, लर्निंग हमने अलग पढ़ लिया, लेकिन जब ये इकट्ठे आता है तो ये क्या इंपैक्ट डालता है। जो एक्चुअल में क्लासरूम ट्रांजेक्शन होता है, इसमें आपका पूरा लेसन प्लानिंग जो हो गया, ठीक है, लेसन प्लान हो गया, यूनिट प्लान हो गया, और इनकी कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, किस किसने लेसन प्लानिंग पर अपना डिजाइन दिया हुआ है, किस किसने यूनिट प्लानिंग पर अपना डिजाइन दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर पेडागोजी वैसे शिक्षा शास्त्र होता है जिसका मैंने आपको बताया था, तो ये पढ़ाने का तरीका है, लेकिन पेडागोजी के अंदर जो है हम केवल सिर्फ पेडागोजी वर्ड की तरफ फैस्किनेट ना होकर हम सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे। क्योंकि जब आप केवीएस की तैयारी करते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें अगर प्रॉपर सिलेबस भी दिया होता है, जैसे केवीएस में है, केवीएस में मैथ्स के ऊपर फोकस किया है, या फिर ऐसे नॉर्मल पेडागोजी के अंदर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी करनी पड़ेगी। चाहे आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उन सब के पेडागोजी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके लिए एनसीएफ के जो पोजीशन पेपर्स होते हैं बहुत काम आएंगे आपके। उसके बाद आईसीटी क्या है, आईसीटी और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन सिस्टम में, और इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बच्चों के लिए या फिर बाकी पब्लिक के लिए खुले हैं, वो आपको इसमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग मेथोडोलॉजीज, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज होती है, टीचिंग में रिसर्च किस तरह से होती है, जैसे कि आप मेथड्स कहते हैं ना, केस स्टडी मेथड हो गया आपका, फिर आपका डिस्कशन मेथड हो गया, या फिर आपका लेक्चर मेथड हो गया, इस तरह की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आएंगी। ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, ये सब क्वेश्चनर वगैरह सब इसके अंदर आएगा। फिर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इनके बारे में, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, हर एक फिलोसफी क्या कहती है, प्रोग्रेसिविज्म क्या होता है, या फिर आपका आइडियलिज्म है, या फिर आपका प्रयोजनवाद है, ये सब जो चीजें हैं ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिलोसफिकली होता है, उस पर बेस्ड होता है। फिर गांधी जी का हमारे एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, ये भी एक फिलोसफी का ही पार्ट है। फिर नेशनल पॉलिसीज कौन कौन सी है, उसके साथ जुड़े हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को आपको पढ़ना पड़ेगा। एनपी जितनी भी बार आई हैं उतनी एनपीज को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी कमिटीज बैठती हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उनकी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वो सब। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला जो आरटी एक्ट का गैजेट है वो पूरा हमें पढ़ना है इसके अंदर। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसकी क्या चीजें हैं, जैसे फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या रोल है, फिर उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन का क्या रोल है, ये सब आपको इसमें देखना है। फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है शुरू से लेकर अब तक, जैसे कि बहुत सारे पॉलिसीज आई हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो किस किस तरह से आगे बढ़े, उन सब का आपको पता होना चाहिए। इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज जहां पर हम ऊपर बात कर ही चुके हैं। फिर एजुकेशनल रिसर्च, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारी रिसर्च होती है ना, कई बार
इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है आपकी, और कई तरह की रिसर्च होती है जो एजुकेशन रिसर्च का पार्ट होती है। जैसे आपकी मान लीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म, वैसे भी एजुकेशन पर देखो जितने भी नई चीजें आती है ना वो एजुकेशन पर रिसर्च करने के बाद ही आती है। तो जितने भी नए ट्रेंड्स बनते हैं एजुकेशन में वो आपको पढ़ने यहाँ पर जरूर पड़ेंगे। जैसे एडुसेट करके है, एक नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं एजुकेशन को लेकर वो भी आपको यहाँ पर सीखनी होंगी। अगर आप MHRD की साइट पर जाएंगे, MHRD जाएंगे या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे तो कुछ भी नया अपडेट होता है तो वो अपनी साइट पर अपडेट करते हैं उस चीजों को, तो साइट भी विजिट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो ये कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है सिलेबस का। वैसे इसकी ऑफिशियल साइट पर मुझे कोई सिलेबस नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता DSSB कोई ऑफिशियल सिलेबस देता है, क्योंकि DSSB का ये फंडा रहता है आज मैं ये दे रहा हूँ कल मैं कुछ और दूंगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होते हैं। वो आप जो भी कर रहे हैं वो एज इट इज वैसे ही रहते हैं, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने यहाँ पर सिलेबस डाला है, जैसे ये वाला, ये किसका है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए KVS PRT का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, अगर नहीं भी देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखेंगे तो मैंने वहां पर डाला भी था। वो सिलेबस बहुत ही छोटा है KVS PRT का अगर सिलेबस कहूँ, क्योंकि KVS में जो पेडागोजी सेक्शन है वो केवल 20 नंबर का होता है, जिसमें पेडागोजी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम DSSB की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर आता है पेडागोजी का, या पेडागोजी कह लीजिए, साइकोलॉजी कह लीजिए, तो ये 20 वाले सिलेबस से हमारा काम नहीं चलेगा, इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सिलेबस है ये है प्रिंसिपल का सिलेबस, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो KVS का सिलेबस है ये मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है और यकीन मानिए ये अगर आपने कर लिया ना आप DSSB में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ये मैंने जितना सर्च किया मुझे लगा कि इसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं, इसलिए मेरे को आपको दिखाना चाहिए। ये आप मान के चलो आपका DSSB का सिलेबस भी है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं, मेथड्स क्या है, अप्रोचेस क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट की, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी। यहाँ पर इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद डेवलपमेंट के टास्क क्या है, उसके हैजार्ड्स क्या है, यहाँ पर आपकी सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर हो जाएगी। फिर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। अब ये देखिए लर्निंग का पार्ट, अब लर्निंग में क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटकम क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पर्सनल एनवायरमेंटल, अप्रोचेस कौन सी है लर्निंग की, जैसे स्किनर का नाम मैंने बताया था आपको, पेवलोव, थॉर्नडाइक, कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे, गेस्टॉल्ट में कॉलर, कोफ्का, फिर ऑब्जर्वेशनल, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड सस्टेनेंस, इट्स रोल इन लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप मुझे बताइए क्या आपको इतना डिटेल में कहीं और सिलेबस मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल का KVS का सिलेबस है, लेकिन ये आपका DSSB PRT का सिलेबस मानकर चलिए, क्योंकि ये सारे ही टॉपिक DSSB PRT में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो पेडागोजिकल कंसर्न्स भी यहाँ पर दी गई हैं। इसमें जो चीज़ आपको नहीं पढ़नी होगी मैं बता दूंगी। टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग और लर्नर के साथ, लर्नर इन कंटेक्स्ट, सिचुएशन, लर्नर इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी कि जो लर्नर है उसका जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कंटेक्स्ट होता है वो किस तरह से उसको इम्पैक्ट करता है, ये हो गया। फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं बच्चे को। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग DSSB में पूछा जाता है, इसलिए आपको करना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग को। पनिशमेंट क्या है, इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, राइट क्या है एक बच्चे का, टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब आपका असेसमेंट का पार्ट है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, CC क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ NCF 2005 एंड RT एजुकेशन 2009। देखिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और NCF की वीडियोस तो काफी मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, वरना आप डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सिलेबस जो है बहुत डिटेल में दिया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। कितने एक्ट्स हैं, राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट है या फिर चाइल्ड राइट्स हैं, इन सबको आपको भी पढ़ना है क्योंकि आपको 100 मार्क्स का पेपर वो करना है अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, आपको ये प्रिंसिपल एज ए लीडर नहीं करना है, ठीक है। टीचर की क्वालिटी आपको करनी है। इंस्टीट्यूशन एंड वाइस, लिंकेज बिटवीन इंटरफेस विद अदर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर एक स्कूल है, स्कूल का किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कैसा लिंकेज है, ये भी आपको करना है। उसके बाद स्टूडेंट की क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, ऑफिस मैनेजमेंट आपको नहीं करना है,
ये आपका नहीं है सिलेबस में, मतलब ये DSSB PRT में नहीं आएगा। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड स्कूल, ये आपको करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ये आपको क्लासरूम लेवल का देखना है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, ये हालांकि इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल का है। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टाफ, ये भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो जो चीजें मैंने हटा दी वो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको नहीं करना है। ओके, ये जो चीजें थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिसेबिलिटी, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। डिसेबिलिटी क्या होती है, वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है या फिर एक नेचुरल कंस्ट्रक्ट है। देखिए सोशल कंस्ट्रक्ट है, हम सबको पता है डिसेबिलिटी। क्लासिफिकेशन डिसेबिलिटी का कैसे है, उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, फिर सेंसरी इंपेयरमेंट क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है, फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंसर्न इश्यूज अक्रॉस डिसेबिलिटी, ये आपको देखनी है। तो ये सारा आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपके आर्टिकल्स हो गए, आपके एक्ट्स हो गए, अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर आएंगे। फिर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस जो है असेसमेंट की वो कैसी हैं, असेसमेंट क्लासरूम में किस तरह से है, किस तरह से हमें रिकॉर्ड रखना है, फीडबैक कैसे देना है, ये आप सब एज ए टीचर की तरह सोचिए, है ना, प्रिंसिपल की तरह मत सोचना। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मैंने बताया था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, कम्युनिकेशन उसका इंटरेक्शन कैसा है, जैसे ICT इसके अंदर आ सकता है। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं, इनोवेशन जो होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में उससे आपको अपडेटेड रहता है। जैसे कि आपके MOOC प्लेटफॉर्म्स हैं जो ICT का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें। एक लास्ट चीज मैं आपको कहूंगी, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे कि जैसे कि अभी देखिए नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 आई थी, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी आपसे DSSB में पूछा जा सकता है। तो जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको करने ही यहाँ पर करने हैं। सो गाइज, ये एक डिटेल्ड सिलेबस दिखाया मैंने आपको, जो आपको करना है अगर आप DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा भी इन टॉपिक से रिलेटेड ही कोई ना कोई चीजें होंगी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर, लेकिन ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है प्रिंसिपल का, ये बहुत ही मैच करता है DSSB PRT सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि DSSB ने कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरा यकीन मानकर चलिए कि आप अगर इस सिलेबस को भी कवर करते हैं तो आप जो है DSSB PRT में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपकी यहाँ पर पूरी हेल्प करूंगी, आई एश्योर यू। मैं अब कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स सोल्व कराए जाएं और आपको पेडागोजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट 2 है उसकी थोड़ी सी तैयारी कराई जाए। फर्स्ट पार्ट बहुत वास्ट है, उसमें सबकी तैयारी मैं नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर हूं तो मैं एक दो ही सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकती हूँ रेगुलर बेसिस पे, सारे सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ नहीं ले सकती। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है खुद भी सर्च कीजिए। अगर आपको रीजनिंग कहीं से पढ़नी अच्छी लग रही है तो उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको मैथ्स किसी का समझ में आ रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक कोर्स से ही आप सफल होंगे, आप सेल्फ स्टडी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर स्ट्रेटेजी के साथ अगर दिमाग के साथ अगर काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और मैं देखो अभी सीट क्योंकि बहुत कम है तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा, और पिछले जो पेपर में क्या मेरिट रही है क्या नहीं रही है इसके बारे में अपडेशन मैं जरूर दूंगी। और साथ ही साथ मैं एक ये कोशिश करूंगी आपको दिखाने की कि आपको यहाँ पर कितना सेफ स्कोर लेना पड़ेगा अगर आपको ये सीट चाहिए तो। ठीक है, तो यही मेरी बेस्ट विशेष है आपको कि आप जो है अपने लेवल पर अच्छा स्कोर करें। अपने लेवल पर पढ़ाई आप 100% करें। अगर आप 100% पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो DSSB PRT 2021 है। नौकरी तो उन्हीं को मिलेगी जो बेस्ट होंगे। तो आपको बेस्टेस्ट, मतलब बेस्ट से ज्यादा तो क्या कहूंगी, गुड बेटर बेस्ट ही होता है। तो आपको बेस्ट बनना है अपने क्षेत्र में। तो अगर आप बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपकी नजर केवल एक सीट पर होनी चाहिए जो आपको चाहिए, है ना। सभी के लिए मेरा यही है। तो इस प्लान के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। हालांकि मैंने इसमें आपको बुक्स वगैरह नहीं बताई है, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो साइकोलॉजी की कौन कौन सी बुक्स हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने वो डाली हुई है। साथ ही साथ DSSB PRT की प्रिपरेशन कैसे करनी है प्रॉपर पूरे एग्जाम की, वो भी मैंने डाली हुई है। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड कर दूंगी DSSB PRT से रिलेटेड ही, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। एंड प्लीज डू वर्क हार्ड, I will help you, okay? And thank you for watching Gyan IQ.